एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से भरी सभा में पूछा, भाग्य बड़ी है व उद्योग? सब दरबारियों ने एक मत होकर बतलाया, पृथ्वीनाथ। उद्योग बड़ा है, परंतु बीरबल की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से अकेला होकर बोला, महाराज, मेरी सम्मति से भाग्य बड़ी है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि उद्योग न किया जाए तो भाग्य क्या कर सकती है? भला उस मनुष्य को जो भाग्य के भरोसे बैठ रहे, कभी खाना नसीब हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितना ही उद्योग क्यों न करे, परंतु जो बात उसके भाग्य में लिखी न होगी, कदापि नहीं मिल सकती। यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खरकी और वह बादशाह से निवेदन कर बोला, पृथ्वीनाथ, जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसका कोई सबूत भी होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात का कोई सबूत दो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कोई गांठ में बांधे फिर रहा हो और तुरंत खोलकर दिखला दे। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कुछ दिनों में सिद्ध करके दिखला दूंगा। उस दिन का काय समाप्त हुआ और लोग अपने दो घर गए। एक दिन बादशाह को जमुना में सैर करने की इच्छा हुई, अतएव कुछ दरबारियों को साथ ले एक खास नौका पर बैठकर यमुना जी में जल विहार करने लगा। बीच दरिया में पहुंचकर फिर उसे भाग्य और उद्योग वाली बात स्मरण हो आई। उसने बीरबल से कहा, क्यों बोरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? बोलो, उद्योग को प्रारब्ध से प्रधान मानते हो वा नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले ही सा उत्तर दिया। बीरबल की इस हठधर्मी पर बादशाह चिढ़ गया और तत्क्षण अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना जल के मध्य में छोड़ दिया और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपनी भाग्य की प्रधानता से तू एक मास के अंतर्गत यह अंगूठी मुझे न मिला सकेगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के उस आकस्मिक कोप से सब लोग थर्रा गए। सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जमुना जी का जल बहुत गहरा है। यहाँ से अंगूठी का मिलना असंभव हो नहीं बल्कि नितांत असंभव है। अब बीरबल की जान नहीं बच सकती, परंतु बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटते समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियों की पहरा चौकी बांध दो ताकि बीरबल किसी प्रकार उस अंगूठी को जल से बाहर न निकाल सके। बीरबल प्रारब्ध के भरोसे चुप्पी साध कर बैठा रहा। जब 27 दिन व्यतीत हो गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, अंगूठी मिली? बोरबल ने इनकार किया। तब बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, अब भी उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भाग्य के सामने उद्योग नहीं टिक सकता। मशल मशहूर है, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलट फेर हो सकता है। बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में और भी आहुति पड़ गई। वह एकदम क्रोधित हो गए। जब अवधि का दिन बीत गया तो चौथे दिन फिर बादशाह ने बीरबल से अपनों अंगूठी मांगी। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे भाग्य से अंगूठी नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था। वह बादशाह के सामने निर्भय खड़ा हो गया। उसकी मुस्के कसकर बांध दी गई। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर तरस आ गई और बोले, बीरबल, अब भी मौका है, तुम उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, मरते को मारना अच्छा नहीं। आप तुरंत मुझे मारे जाने की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, तब तो आगे ही आ रहा है। बादशाह ने वधिक को बीरबल को फांसी घर ले जाने की आज्ञा दी। वह घर मकान के चौक के पास ही बना हुआ था। बीरबल की यह दशा देख समस्त प्रजा घबरा ठड़ी, क्योंकि बीरबल
के समय में सबको रामराज्य था। न राजा का जुल्म प्रजा पर चलने पाता था और न प्रजा का राजा पर। सबके चेहरे पर मुरदनी छा गई। बीरबल के घर वाले भी चुपचाप मलिन मुख किए सब कार्यकलाप देख रहे थे। वे अब अपना धैर्य कायमन रख सके और सबके सब सुसक सुसक कर रोने लगे। बीरबल फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार वधिकों ने बीरबल से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसको पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय और दिया जाता है। बीरबल अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक फकीर प्रकट हुए। उनको आते किसी ने नहीं देखा था, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन को फाड़कर प्रकट हुए हों। फकीर ने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे फांसी का समय है, अतएव मरने से पहले एक पुण्य कर्म करता जा। यह सवेरे सवेरे का समय है और मुझे भूख बहुत लगी है, इससे तू मेरे भोजन का प्रबंध कर। इससे बढ़कर दूसरा दान नहीं है, सदा ऐसे लोग कहते आए हैं। मैं मछली खाना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छी मछली पकाकर खिला और मुझ क्षुधित का आशीर्वाद ले। बीरबल बड़ी असमंजस में पड़ गया, एक तो मरण काल, दूसरे फकीर की याचना सो भी मछली। वह बोला, शाह साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। हम लोग अपने चौके में मछली मांस का प्रयोग नहीं करते, फिर आपको क्यों कर खिलाऊं? फकीर बोला, यह सब सही है, परंतु यदि तू इस मरणकाल में मेरी क्षुधा मिटाएगा तो इस पुण्य से तेरा बाल बच्चों के सहित कल्याण होगा। वहां पर उस समय जितने लोग एकत्रित थे, सबों ने बीरबल से फकीर की इच्छा पूर्ति का अनुरोध किया। कुछ काल तो यूं ही बातचीत में टल गया। अंत में मत विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एक आदमी बाजार जाकर एक मल्लाह से एक खूब मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया। जब उस मछली को बीरबल छुरी लेकर चीरने बैठा तो उसके पेट में कोई ठोस चीज दिखाई पड़ी। उसका संपूर्ण पेट काटते ही बादशाह की वह जल में फेंकी हुई अंगूठी बाहर निकल आई। बादशाह अपनी खिड़की से गर्दन निकालकर बीरबल की फांसी का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल एक मछली फाड़ रहा है, परंतु उसके और उस फकीर के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई इसका उसे कुछ भी गम न था। बीरबल उस अंगूठी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और शाह साहब को देखने लगा। वे उसके खड़ा होने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे। बीरबल ने एकत्रित मंडली से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुनः बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे फिर बादशाह के समोप ले चलें। उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुए अवश्य देखा था, पर क्या निकला सो कोई नहीं जानता था। वे बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपने समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान किया, हो न हो बीरबल डरकर अब उद्योग की प्रधानता स्वीकार करने के लिए मेरे पास आ रहा हो, परंतु अब मैं अपनी आज्ञा भंग न करूंगा। इसीलिए इसके पहले ही मैंने उसे कई बार मौका दिया था, परंतु उस समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीरबल पास पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा प्रयास करना वृथा है। इस समय चाहे तुम उद्योग की प्रधानता मान भी लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा रद्द नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, प्रभु, जरा पहले मेरी बातें सुन लें। मैं उद्योग की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। तब बीरबल बोला, आपको अंगूठी देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राजमुहर वाली अंगूठी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे उसे जमुना के अगाध जल में फेंक आए थे। कई बार खूब उलट पलट कर देखा। जब उसके निस्वत कुछ संदेह न रहा तो बोले, बीरबल, यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? बीरबल ने जवाब दिया, गरीब परवर, मेरा प्रारब्ध घसीट लाया है।
तब उसके मिलने का सब किस्सा बीरबल ने बादशाह को सुनाया। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और 10,000 मुहरें, एक सुंदर वस्त्र तथा कई वाहन पुरस्कार में दिए। उसके घर वालों को भी सुंदर 2 वस्त्र दिए गए। उपस्थित जनता के सहित बादशाह ने प्रसन्नता से प्रारब्ध की प्रबलता स्वीकार कर ली। एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वी नाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए। इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, परंतु ये येनकेन प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। इनकी इस कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बैठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूँ तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूँ तो लड़का बहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठगी की भाषा, ताते उमा गुप्त करी राखा, बाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है।
आप इसे पक्का समर्थो कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। अकबर बादशाह का दरबार 9 रत्नों से विभूषित था। उनमें एक रत्न का नाम तानसेन भी था। ये जाति का मुसलमान और गान और वाद्य विद्या में बड़े पंडित थे। इनकी गाने की विशेष कला देश देशांतर में फैली हुई थी। दूर देश के राजे अक्सर तानसेन के गाने को सुनने के लिए दिल्ली आते थे और उसका गान सुनकर लौट जाते थे। अपने राज्य में जाकर वे तानसेन की बड़ी प्रशंसा करते, इसलिए तानसेन अकबर बीरबल विनोद पर दिल्ली के मुसलमानों का बड़ा अभिमान था। वे समझते थे कि तानसेन दिल्ली दरबार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। परंतु बीरबल को इससे भी बड़े पद पर देखकर उनको बड़ा क्षोभ उत्पन्न होता था। वे हमेशा बीरबल को गिराने की ताक में लगे रहते थे। यहाँ तक कि छिपे तौर से समय समय पर बादशाह के सामने तानसेन की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन दरबार के समय बादशाह बैठे हुए थे और बहुत से मुसलमान दरबारी उनसे बातें कर रहे थे। एक मुसलमान ने मौका देखकर तानसेन की बुद्धि विशेषता पर वार्ता छेड़ी। वह जब कभी तानसेन की बड़ाई करता तो वहां बीरबल का नाम अपनी जबान पर नहीं लाता था। उसकी बराबर की प्रशंसा सुनते सुनते बादशाह ऊब गए और मुसलमान दरबारियों का भीतरी भाव समझकर बोले, मैं तुम लांगों के मुख से तानसेन की बारंबार प्रशंसा सुना करता हूँ और मुमकिन है कि तुम्हारा कहना सत्य भी हो, परंतु फिर भी वह बीरबल को बराबरी करने योग्य नहीं है। बादशाह के इस मार्मिक फटकार से मुसलमान दरबारियों को बड़ा कष्ट हुआ, परंतु वे दरबार के समय और कुछ न कहकर चुप रह गए। जब दरबार समाप्त हो गया तो वे संध्या समय एक सरदार के यहाँ एकत्रित हुए और आपस में अंतरंग मीटिंग कर उस सरदार की बैठक को तात्कालीन सामग्रियां से खूब विभूषित किया। बैठक के मध्य में बादशाह को बैठने के लिए एक सुवर्ण निर्मित सोने का सिंहासन सजाकर रखा गया। तानसेन भी अपने वाद्य सामग्रियों के सहित पधारे। तब कई गण्यमान्य सरदार आपस में मिलकर बादशाह के पास गए और आग्रह कर उन्हें अपने सरदार की बैठक में ले आए। उधर सरदार के कर्मचारियों ने बादशाह के आने के पहले ही कमरे में दोपकों को सजाकर रख छोड़े थे। दीपकें तेल बत्ती से लैसकर बिना जलाए ही रखी गई थीं। बादशाह के आने पर तान ने दीपक राग गाने के आज्ञा दी गई। तानसेन के दीपक राग छेड़ते ही सारे दीपक आप से आप जल गए और सरदार की बैठक एकाएक प्रकाशित हो गई। गर्मी का मौसम था, उस दिन बड़ी गर्मी बढ़ रही थी। तानसेन ने देखा कि गर्मी की अधिकता से बादशाह बेचैन हो रहे हैं, अतएव तुरंत मलार गाने लगा। मलार गाते ही वृष्टि होने लगी और थोड़ी ही देर में सब गर्मी शांत हुई। ऐसी उपयुक्त वृष्टि से सब लोग बड़े हर्षित हुए। इन घटित घटनाओं को देखकर बादशाह को बड़ा हर्ष हुआ। मुसलमान सरदार तो अपना मतलब गांठने के लिए ही यह समाज एकत्रित किए हुए थे। बादशाह को हर्षित देखकर मुमताज उद्दीन नामी सर्वश्रेष्ठ उमराव हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, अब आपको तानसेन की बुद्धि विशेषता पर संदेह करने का कोई कारण शेष नहीं रह गया होगा। आशा है कि आप आज से तानसेन की बुद्धि को बीरबल की बुद्धि से श्रेष्ठ मान लेंगे और न्याय की मर्यादा कायम रखने के लिए तानसेन को बीरबल का पद प्रदान करेंगे। कई दूसरे सरदारों ने भी पहले सरदार की प्रार्थना का अनुमोदन किया। सब सरदारों की सम्मति समझ चुकने के पश्चात बादशाह बोले, हाँ, यह आप लोगों का कहना सत्य है कि तानसेन बहुत बड़ा विद्वान है, परंतु फिर भी वह बीरबल की समता नहीं कर सकता।
यदि तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो वह दिन नजदीक है जबकि मैं सारी बातें प्रत्यक्ष करके तुम्हें दिखला दूंगा। कुछ दिनों तक बादशाह ने इस बात की चर्चा नहीं की। जब उन्हें भली भांति विदित हो गया कि अब सरदारों को बात भूल गई तो एक दिन ब्रह्मदेश के बादशाह के नाम एक पत्र लिखकर तानसेन और बीरबल को एक साथ भेजने का निश्चय किया। पत्र के भीतर लिखा हुआ था कि इस पत्र को ले जाने वाले इन दोनों आदमियों को तुरंत शूली दिला देना। पश्चात बादशाह ने बीरबल और तानसेन को बुलाया और कुछ आवश्यक कार्य का बहाना कर दोनों का पत्र देकर ब्रह्मदेश के राजा के पास भेज दिया। इनको भेजते समय बादशाह बोले, देखो तानसेन, यह बड़ा गूढ़ काम है। यदि दूसरे को भेजूं तो यह हल नहीं हो सकता, इसलिए बहुत समझ बूझकर तुम दोनों को भेज रहा हूँ। अविलंब ब्रह्मदेश के महाराज के पास जाओ और जैसे हो सके इसको निपटाकर शीघ्र वापस लौट आओ। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर पत्र को ले लिया और घर पर पहुँच रास्ते के लिए खाने पीने का प्रबंध कर ब्रह्मदेश के लिए प्रस्थान किया। बीरबल रास्ते में मनोमन अनुमान करता जा रहा था, हो न हो इस काम के अंदर कोई गूढ़ भेद छिपा हो। खैर देखा जाएगा, अब तो थोड़े दिन पश्चात वह सामने ही आने वाला है। नाहक मूर मारने से क्या लाभ, समय आने पर विवेक से काम लेना होगा। इधर तानसेन ने अपने मन में अनुमान किया, यह कोई बहुत कठिन काम होगा जो केवल बीरबल के किए नहीं हो सकता था, इसलिए बादशाह ने मुझको भी उसके साथ भेजा है। लो अच्छा ही हुआ, भ्रमण का भ्रमण होगा और गायन सुनाकर राजा को प्रसन्न कर पारितोषिक अलग से लूंगा। ऐसा अनुमान कर वह मन में फूला नहीं समाता था। बादशाह ने इनको सवारी के लिए तेज घोड़े दिए थे, इसलिए थोड़े ही दिनों की यात्रा के पश्चात ये ब्रह्मदेश की राजधानी में जा पहुँचे। जिस समय ये ब्रह्मदेश के सरहद पर पहुँचे सूर्यास्त हो रहा था। कोई परिचय का भी नहीं था। लाचार होकर वह रात्रि नगर के बाहर ही टिककर बितानी पड़ी। ब्रात देश जंगल और पहाड़ों से भरा पड़ा है। इनको वहां की आव हवा का कुछ भी ज्ञान न था, अतएव बीरबल की अनुमति से उन दोनों ने बारी बारी 2-2 घंटे की सोने और जागने की ओसरी बनाया। जब बीरबल सोता तो तानसेन पहरे पर रहता और जब तानसेन सोता तो बीरबल पहरे का काम करता। पर था कि इसी बीच बीरबल अभी प्रथम पहर के पहरे वहां पर एक वृद्ध पुरुष आया और इनका ढंग देखते हुए इन्हें परदेशी समझकर बोला, आप लोग मुझे परदेशी से जान पड़ते हैं और यह स्थान जंगली है, यहाँ पर सिंह का आक्रमण हुआ करता है। अतएव रात्रि में तुम्हारा यहाँ निवास करना अच्छा न होगा। तुम लोग चलकर मेरी झोपड़ी में विश्राम करो, सुबह होते ही अपने रास्ते चले जाना। बीरबल ने पहले तो बूढ़े के प्रस्ताव को अनमनस्क होकर टाल दिया, परंतु उसके बारंबार आग्रह करते रहने पर दोनों अपने 2 घोड़ों पर सवार होकर उसके साथ हो लिए। कुछ दूर चलकर बूढ़े का झोपड़ा मिला। वह घोड़ों को अपने बाड़े में बंधवाकर उन्हें झोपड़े में लिवा ले गया और उनके विश्राम के लिए 2 पृथक पृथक स्थान दिखलाकर आप भी अपनी चारपाई पर जा लेटा। सवेरा होते ही बीरबल वहां से प्रस्थान करने को तैयारी करने लगा। इतने में वह बुढ़ा ठेकता 2 आ पहुंचा और बीरबल से आग्रह पूर्वक बोला, आप लोग न जाने मेरे किस पूर्व पुण्य से इस झोपड़ी में आ गए हैं। रात्रि में आपके भोजनादि का कुछ प्रबंध नहीं हो सका, जिस कारण मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, परंतु अब आपको यहाँ से बिना भोजन किए जाना मुनासिब नहीं है। मुझ दीन की यह क्षुद्र सेवकाई आपको स्वीकार करना उचित और धर्मसंगत है। बीरबल ने देखा कि एक तो हम लोग एक दिन के भूखे हैं, दूसरे परदेश का मामला है, कब भोजन की व्यवस्था होगी और कब नहीं। इससे बेहतर है कि इस बुढ़े वाली करके चलें। बुढ़ा बीरबल की स्वीकृति प्राप्त कर प्रसन्न हो गया और तुरंत जंगली खाद्य सामग्रियों को लाकर उनको भोजन कराया। तब दोनों प्रसन्न प्रसन्न बुढ़े से अनुमति लेकर नगर को तरफ अग्रसर हुए।
ब्रह्मदेश की राजधानी आवा नगरी बड़ी मनोरम थी। वहां को सड़कें और उच्च अट्टालिकाओं की उपमा दिल्ली नगर से कहीं बढ़ चढ़कर थी। राजा बड़ा दयालु, साहसी और प्रजावत्सल था। ऐसे राजा के सुशासन में प्रजा बड़ी खुशहाल थी। क्या मजाल कि कोई सवल किसी निर्बल पर प्रहार करे। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। विशेष कहना वाक्य चातुरी दिखलाना होगा। वहां हर तरह से राम राज्य था। राज्य वर्ग के कर्मचारी बड़े धर्मपरायण और ईमानदार थे। घूसखोरी कतई बंद थी। सिफारिश करने वाला स्वयं दंडनीय किया जाता था। ऐसी सुंदर नगरी की सुंदर व्यवस्था को देखते सुनते तानसेन और बीरबल चले जा रहे थे। इनकी उत्तम दो पोशाकों को देखकर वहां के निवासी उन्हें उच्च वंशीय समझकर उनका सब जगह स्वागत करते थे। वे राजसभा को पूछते हुए नगर में चले जा रहे थे कि इसी बीच चौकीदार ने पूछा, आप लोगों का यहाँ आना किस निमित्त हुआ है और आपका कहाँ से शुभ आगमन हुआ है? बीरबल बोला, हम दिल्ली के निवासी हैं। बादशाह का पत्र लेकर यहाँ के राजा से मिलने आए हैं। इनका आशय समझकर चौकीदार इन्हें राजा सभा में ले गया और ड्योढ़ी पर ठहराकर आप राजा के पास जाकर इनके आने की सूचना दी। राजाज्ञा प्राप्त कर वह इन दोनों को महाराज के सन्निकट पहुंचा दिया। ये बड़े अब से सलाम कर महाराज की आज्ञा से वही एक स्थान पर बैठ गए। जब महाराज राजकीय कामों को खत्म करके निश्चित हुए तो इनके आने का कारण पूछा। बीरबल कुछ उत्तर न देकर बादशाह का दिया हुआ पत्र महाराज। एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे कि वह सिर से पैर तक बेगम से फिरंट हो गया और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम विचारी ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थरथर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मुरमार कर भी कोई युक्ति न निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार के कामों को इस ढंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुतेरा अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं खाया। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही हैं तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती हूं कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। खियों की मोहनी भी क्या बादशाह बेगम के जाल में फंस गया है। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब की नशे में उगने लगा। बेगम पहले ही से अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारों करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? बेगम सामने पंखा झल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूं अथवा जाग रहा हूं? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे,
परंतु अब सबेरा होने पर आपको निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़ लीजिए। बादशाह बोले, पहले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं। बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ। बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह दद्याद्र हो गए और उसके अपराधों की माफी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की सम्मति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिए। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल अपने घर वालों के साथ मन बहलाने के लिए राज्य के किसी गांव में जहां शाही इमारत रहने के लिए बनी हुई थी वहां गए। शाम को जब लौटने लगे तो पता चला कर राजा का जूता कहीं गुम हो गया है। राजा ने सभी नौकरों को जूता की तलाश करने के लिए कहा। बादशाह के नौकर पूरे गांव में छानबीन करने लगे, लेकिन जूते का कुछ कहीं पता नहीं चला। इसी बीच बीरबल और लखन दोनों कुछ रास्ते में आ गए। रास्ते में लखन ने कहा कि बीरबल राजा का इंतजार कर ले, वह क्या कह रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा बेचारे जूतों के मारे खड़े हैं। बीरबल की बात उसकी समझ में न आए क्योंकि बादशाह के जूते चोरी हो जाने की खबर उसको नहीं थी। उसने समझा कि हंसी मजाक कर रहा है। इधर बीरबल ने चालाकी से बादशाह का जूता लखन के कपड़ों में बांध दिया था। जब बादशाह ने सबकी तलाशी का आदेश दिया तो सब अपने अपने कपड़े राजा को दिखाने लगे। आठ बाद में लखन का कपड़ा भी देखा गया। जैसे लखन ने अपने कपड़े दिखाए तो राजा के जूते उसी में मिल गए। यह लखन को नीचा दिखाने का बीरबल के पास बहुत ही अच्छा अवसर था। रह रह कर एक एक बात राजा को बोल देते। लखन बड़े परेशानी में थे। वह सदा बीरबल को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते। आज लखन उनके मकड़जाल में फंस गए थे, क्योंकि वह जबान से एक शब्द भी न निकाल सकते। उन्होंने बीरबल की बात को याद दिलाकर बादशाह से कहा कि आपने बीरबल को इतना मुंह लगा लिया है कि वह कुछ भी अंत संत बोल देता है। यह कहकर वही बात दोहरा दिया। राजा ने इससे अपना अपमान समझा और वह नाराज हो गए और तुरंत ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया और उनसे पूछा गया। तब बीरबल ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जहांपना मैंने कोई ऐसी अपमानजनक बात नहीं कही। लखन ने मुझसे पूछा कि राजा क्यों नहीं चल रहे हैं, तो मैंने उत्तर दिया, बेचारे राजा जूतों के मारे खड़े हैं क्योंकि जूता खो गया है, उसी के खोजने में परेशान हैं। परेशान किसी दूसरे ने किया और दंड कोई दूसरा भुगत रहा है। जहां पनाह जरा न्याय की दृष्टि से देखें, मैंने विनम्र स्वभाव से ऐसी बात कही थी, उसमें कोई छल कपट नहीं था। इस प्रकार बीरबल की बात सुनकर बादशाह हंस पड़े और उन्हें क्षमादान दिया।